हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज जो है सीओपीडी के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो है पहले मैंने आपको सीओपीडी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो कि डिफिनीशन था। ठीक है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बताया, जो कि आप जो है पिछला वीडियो आई होप आप वॉच करेंगे यदि आपने नहीं देखा है अभी तक। आज जो है हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे और इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की ओर ध्यान देखते हैं आपका। एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अब देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की गई है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है और आखिर इसको कैसे समझते हैं हम। ठीक है, तो देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि इसमें देखिए, पहले तो हम जान लें कि एज्मा जो कि हमारा अस्थमा है, ठीक है, और सीओपीडी, इनमें क्या जो है बेसिक डिफरेंस है जो कि हमने देखा कि इसमें क्या आप जो है अस्थमा जो होता है रिवर्सिबल टाइप्स का हो सकता है, सीओपीडी इरिवर्सिबल टाइप्स का हो सकता है। उसमें जो होता है ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा जो होते हैं, दो करेक्टर्स जो होते हैं, दो लक्षण जो होते हैं मेन कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सीओपीडी में जो होता है ना, थ्री प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पे ये बेस पे ही डिसाइड कर दिया ही जाता है। तब भी और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। ये तो सिम्टम्स हो गए, आपके सिलेबस में इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ठीक है, तो सिम्टम्स की बात कर ले तो इसमें कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, ठीक है, स्पूटम का प्रोडक्शन होना, ठीक है। फिर आता है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया कंडीशन जो होती है बहुत ही नॉर्मल होती है, जो कि अस्थमा में भी आपको देखने को मिल जाता है और सीओपीडी में भी देखने को मिलता है, बाकी भी करेक्टर जो है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यदि डिस्पीनिया ऑफ एक्सर्शन, ठीक है, तो इसमें जो है दिक्कत होती है बहुत सारी। और यदि वेट लॉस जो होता है इसमें कॉमन होता है डिस्पेनिया इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मल है, जो कि आप देख लीजिए, तीन मेन होते हैं जो कि आप याद कर लीजिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने कुछ ऐसे टेबल्स बनाए हैं जो कि आपको याद करने के लिए आसानी होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। एक ग्राफ आपके दिमाग में मैप बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या आखिर बोला गया है। तो ये देखिए बच्चों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखिए पहला आपका आता है यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्पीनिया, जिसमें कि शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, जिसमें कि रिस्पायरेशन करने में डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, जो कि एक बेसिक करेक्टर होता है। फिर होता है क्रोनिक कफिंग होती है, ठीक है, कफ बनते हैं। ठीक है, फिर विजिंग होती है, जानते हो विजिंग से साउंड्स निकलते हैं। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, फीलिंग ऑफ द प्रेशर एयर टाइटनेस, चेस्ट में लगता है कुछ टाइट है, चक्कर आ गई है भैया, अरे भैया, देखते नहीं हो। फिर आता है फैटिग्यू, ठीक है, जो कि आम बात होना है, जब इतनी वो टाइटनेस रहेगी, विजनेस आएगी तो यार थकान तो होनी ही है, फैटिग्यू होनी ही है। फिर है साइनोसिस, ये याद कर लीजिए, बहुत अच्छा करेक्टर है, जिसमें कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस लाइनिंग होती है इंटरनल वो, या फिर ये आपकी स्किन जो इसको सीओपीडी जिसको हुआ है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है वहां पर। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ही कम होता है, तो ऐसा होना ही है। ठीक है, तो साइनोसिस एक बेसिक करेक्टर होता है। फिर बात कर ले तो क्लबिंग, क्लबिंग का मतलब होता है कि इलार्जमेंट ऑफ द, ठीक है, इलार्जमेंट एंड राउंडिंग ऑफ द फिंगर टिप्स, जो फिंगर टिप्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये फिंगर टिप्स है मान लीजिए, ठीक है, वहां पे जो नेल्स का, ठीक है, वहां पे जो होता है ना, हाँ, वहां पे इलार्जमेंट आता है, इलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, ये फिंगर टिप्स है, तुम्हारी इलार्जमेंट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इलार्जमेंट होगा, जैसे नॉर्मल वाला है एक वो वाला, तो उसमें थोड़ा इलार्जमेंट देखने को मिलता है। ऐसा क्रोनिक हाइपोक्सिया कंडीशन के कारण होता है। ठीक है, तो वो सीओपीडी का ही एक पार्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर आता है रिस्पिरेटरी फेल्योर, ये भी देखने को मिलता है। फिर होता है एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन, वो तो होना ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्वेशन होना ही होना है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये सारी कैरेक्टर जो होती है सीओपीडी में देखने को मिलती है, जो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। फिर आता है इसके मैनेजमेंट का, आखिर क्या मैनेजमेंट होना चाहिए सीओपीडी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें जो होता है टाइम टू टाइम हेल्थ वर्कर के द्वारा एडवाइस दी जाती है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है हम पहले से बताते आ रहे हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये दो मैनेजमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू जो है हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही आपको बताया है कि सीओपीडी जो होता है, जो क्रोनिक स्मोकर्स टाइप के होते हैं उससे सबसे अधिक होता है। फिर जो होता है डस्ट पार्टिकल में जो काम करता है, सिमेंट इंडस्ट्री में जो काम करता है, उनको होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो पहले आप ना बिना दवा के आप सही हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको स्मोकिंग बंद कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि एक फिजियोथेरेपी से एक एडवांस होता है, जिसमें फिजियोथेरेपीज के अलावा और भी जैसे न्यूट्रिशन कैसे रखना है, ठीक है, फिर आपकी जो है साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसे होना चाहिए। देखिए, फिजियोथेरेपी जो होती है फिजिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करती है, फिर रिहेबिलिटेशन जो होती है वो उसके साथ साथ जैसे मेंटल स्टेटस, ठीक है, फिर न्यूट्रिशन वैल्यू इस सब पे वो करती है। तो ये होना चाहिए पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ऑक्सीजन थेरेपी भी होगी यदि कमी है तो ऑक्सीजन जो है इंप्रूव कर जाएगा और सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। फिर वैक्सीनेशन, ये इसी के अंदर आती है। तो सीओपीडी इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल न्यूमोनिया कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एक्स सेलिब्रेशन, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लीजिए कि एम्फीसीमा है तो स्मोकिंग से हो रहा है तो स्मोकिंग को बंद कर दो। फिर आप इसमें मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज थोड़ी मोड़ी भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बनते हैं, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बच्चों, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि सीओपीडी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक चीज हम आपको और बता दें बच्चों, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप जो होता है मेडिसिन लिखी होती है, ठीक है, और उसमें जो होता है मेडिसिन, उसके डोज, सारी चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं, कैसे उसका ड्रग चलेगा पेशेंट के ऊपर। और एक होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की कौन कौन सी इसमें दवा चलती है, ठीक है, एक मोटा मोटा जो है इसमें बताया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बेसिक ड्रग्स की ही बात करूंगा आपको, और वही बेसिक ड्रग जो है मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस लंबा है और यदि डीप में हम जाते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन जो होता है ऐसे ही बनता है और आप आराम से अपने कॉपी में भर सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपके लिए, गुड न्यूज है कि मैं जो है शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। आप शॉर्ट वीडियो जो है जाके देखिए, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। मैं जी वो ये मत घबराइएगा कि जीपेट लेवल पे है, नाइपर लेवल पे है, ठीक है, वो जो है डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो क्वेश्चन जो है आपको यूज होगा, आपको 50 सेकंड में जो है बहुत सारी नॉलेज विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो जरूर चाहिए और जरूर विजिट करिए, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर ले तो सीओपीडी के तो ब्रांकोडायलेटर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। आई होप दोस्तों आप अभी तक ब्रांकोडायलेटर्स जान रहे होंगे कि ब्रांकोडायलेटर्स होता क्या है। ब्रांकोडायलेटर जो होता है ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, ठीक है, और ये जो होता है इजी टू ब्रीथ करता है, सांस लेने में आसानी कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, बीटा एगोनिस्ट होता है, बीटा कोलिक। ये सारी जो है ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। सॉल्बिटामॉल और सब इसमें यूज करते हैं, सब जानते हैं। इनहेलर कार्टिको स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रिड्यूस इन्फ्लामेशन, यदि कोई इन्फ्लामेशन एयर वे में हुआ है, एयर ट्रैक में हुआ है, तो उसको कम करने का काम करता है। एंड कैन बी कम्बिनेशन विद द ब्रांकोडायलेटर, और ब्रांकोडायलेटर का कम्बिनेशन फॉर्म में भी इसको देते हैं। मॉडरेट या सीवियर कंडीशन, यही सीओपीडी की आई है, मतलब कि बहुत डेंजरस कंडीशन आ रही है, तो उसको कम्बिनेशन फॉर्म में भी दिया जाता है। फिर कुछ ऐसे फास्फोडाइस्ट्रेस फोर इनहिबिटर्स होते हैं, वो भी इसमें यूज करते हैं फॉर द सीओपीडी एक्स सेलिब्रेशन के लिए। फिर एंटीबायोटिक का भी कुछ यूज किया जाता है, ठीक है। आइए इसको टेबल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका टेबल दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे बच्चों बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट ये टेबल बना देगा ना हमको। आप मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर दे के जाएगा। क्वेश्चन जो है कैसे पूछी जाती है, अभी हमको वो टारगेट करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो है मैं डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करवा दूंगा, आप एकदम मस्त चंगा होके जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं आपको रियल में जो है आपका जो है टाइम लॉस नहीं होने दूंगा, हर चीज जो है आपको सिस्टमेटिक रूप से बताऊंगा। 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है, वो जो है उसके लिए मैं एकदम प्रिपेयर कर रहा हूँ, हर चीज डेकोरेट किया जा रहा है,
टीचर की भी बात चल रही है, जो कि इस कारण कि आपको एक इफेक्टिव और आपका जो है डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाइड करवाया जाए, ठीक है, और आपका जो सिलेबस जो होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का उसको भी कवर किया जाए। तो यहाँ पर जो है ये चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको मैंने जो एक्सट्रैक्ट करके बनाई है ऊपर के पॉइंट को, यदि आप चाहें तो ये चार्ट से ही जो अपने एग्जामिनर को समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल में दिया है कि स्मोकिंग सीसेशन करना है, रोक दीजिए, पल्मोनरी डिहाइड्रेशन करिए, ऑक्सीजन थेरेपी करिए और वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और यदि बात करें तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर जो है बीटा एगोनिस्ट एंटीकोलर्जिक का यूज कर सकते हैं, इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं, फास्फोडाइस्टेरेट 4 इनहिबिटर्स का यूज कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये चीज मैं बता रहा हूँ, फास्फोडाइस्टेरेट 4 इनहिबिटर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसमें यूज करते हैं, कौन सी ड्रग आती है, ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक जीपेड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका है और इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के रूप में। फिर एंटीबायोटिक्स का कुछ यूज करते हैं, जैसे अमीनो पेनिसिलिन, ये सारी चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों इसको, ये चीज था आपका। अब आपका जो है नेक्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि मैं आपको बताऊंगा और पूरे डिस्क्राइब करूंगा उसको एक एक करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपको जो है ये रियल में आपको समझ में ये आया है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा यस, और लाइक बस आप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, 100% देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरा 100% जो है डेडिकेशन है इस चीज को लेकर। और बच्चों एक चीज और, आप वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।